हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। चलिए आज स्टार्ट करते हैं बेटा क्लास 11th केमिस्ट्री फर्स्ट चैप्टर सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है ना, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। ये आपका चैप्टर है बेटा, फर्स्ट चैप्टर। ध्यान सुनिएगा, ये आपका 11th क्लास स्टार्टिंग क्लास है। अभी आप 10th पास आउट होके आए हैं, तो बहुत अब जो केमिस्ट्री होने वाली है ना, बहुत ज़्यादा डिटेल में, अगर आपका नीट लेवल पे फोकस हो रहा है या जेई लेवल पे, तो आपको बहुत अच्छे से कवर करना होगा। हर एक पॉइंट्स को, हर एक चीज़ को बहुत अच्छे से समझना होगा। ठीक ना। तो इस चैप्टर में जो क्लास 9th स्टैंडर्ड पे आपने केमिस्ट्री के बारे में पढ़ा है, बेसिक चीज़ें जो पढ़ी हैं, जैसे व्हाट इज़ केमिस्ट्री, ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, स्टार्टिंग यहीं से ही होगी। लेकिन हाँ, एनसीईआरटी ने कुछ चीज़ें, कुछ टॉपिक इस चैप्टर से रिड्यूस कर दिया है, तो उन चीज़ों को हम छोड़ के चलेंगे। बाकी चीज़ों पे फोकस करेंगे जो नीट पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर एनसीईआरटी पॉइंट ऑफ व्यू से मस्ट है, उन्हीं को हम फॉलो करके वो चलेंगे। क्लियर ना। तो सबसे पहली बात इसमें फर्स्ट हेडिंग जो इसमें है बेटा, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में फर्स्ट हेडिंग है केमिस्ट्री। ठीक, ये आप सभी को पता होगा व्हाट इज़ केमिस्ट्री। मैं भी बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ, अभी सीधे मेन पॉइंट पे पहुँचूंगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 5 से 10 मिनट। फर्स्ट हेडिंग व्हाट इज़ केमिस्ट्री। ठीक ना। तो केमिस्ट्री कहते किसे हैं, एक साइंस की एक पर्टिकुलर ब्रांच है। ये आपने साइंस में मेनली 3 ब्रांच पढ़ी है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। ठीक ना, ये मेन ब्रांच ऑफ साइंस है। तो उसमें से एक ब्रांच है केमिस्ट्री। फिर केमिस्ट्री की ब्रांचेस हैं। तो केमिस्ट्री किसे कहते हैं, आपकी स्क्रीन पे आपको एक डेफिनेशन दिख रही है केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री इज डिफाइंड एज द स्टडी ऑफ द कंपोजिशन, प्रॉपर्टीज एंड इंट्रैक्शन ऑफ मैटर। ठीक ना, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ केमिस्ट्री। क्लियर बेटा। तो केमिस्ट्री केमिस्ट्री को हम डिफाइन कर सकते हैं, जिसके एक ब्रांच है केमिस्ट्री साइंस की, जिसमें हम स्टडी करते हैं कंपोजिशन, प्रॉपर्टीज एंड इंट्रैक्शन ऑफ मैटर। मतलब मैटर का इंट्रैक्शन, मतलब किन की चीज़ों से मिलके बना है, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, उसके कंपोजिशन, ये सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं केमिस्ट्री में। ठीक ना। नेक्स्ट, ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। आप डेफिनीशन जो आपकी स्क्रीन पे दिखा था, डेफिनीशन का जो रिटर्न में आपको दिखी थी पिक्चर, आप वहाँ से डेफिनीशन नोट डाउन करिएगा, क्योंकि मैं यहाँ लिखूँगा तो उतना टाइम लगेगा। क्लियर है बेटा, उसको पॉज करके आप नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट है आपका ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री। तो ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री में बेटा फर्स्ट ब्रांच है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री। ठीक ना बेटा, फिजिकल केमिस्ट्री। इसके बाद और भी ब्रांचेज जो एनसीईआरटी ने मेंशन कर रखी है, एनालिटिकल केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, इन सभी को डिस्कस करेंगे। ठीक ना। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री की वो ब्रांच जिसमें हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की स्टडी करें। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मीन्स मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन। बेसिकली कार्बन की ही बात होगी, कार्बन से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का फॉर्मेशन होता है। तो कार्बन का होना मस्ट है, हाइड्रोजन का होना मस्ट है, हाइड्रोजन से रिलेटेड उसमें होंगे। तो दैट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी अबाउट कार्बन एंड इट्स कंपाउंड एंड इट्स प्रॉपर्टीज, दैट इज कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और केमिस्ट्री की वो ब्रांच जिसमें हम कार्बन को छोड़कर बाकी जितने कंपाउंड्स हैं जिसमें कार्बन नहीं प्रेजेंट है, ठीक ना, उसे हम कौन सी केमिस्ट्री बोलते हैं बेटा, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो 1 बाय 1 सबकी डेफिनेशन आपको प्रॉपरली आपके स्क्रीन पे दिखेगी। तो फर्स्ट डेफिनेशन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, आपकी स्क्रीन पे देखिए, आपको डेफिनेशन दिख रही है बेटा, आप उसको पॉज करके नोट कर सकते हो। लिखा हुआ है स्टडी अबाउट द स्ट्रक्चर, कंपोजिशन एंड द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। क्लियर यहाँ तक। चलिए नेक्स्ट, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, स्टडी अबाउट द स्ट्रक्चर, कंपोजिशन एंड बिहेवियर ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स मतलब जिसमें कार्बन ना हो। क्लियर ना। एंड फिजिकल केमिस्ट्री, थर्ड डेफिनेशन आप देखिएगा, स्टडी अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस, डिपेंड्स ऑन एंड इन्फ्लुएंस देयर केमिकल स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज एंड रिएक्शंस। क्लियर ना बेटा, ये है डेफिनेशंस फिजिकल केमिस्ट्री की। तो ये डेफिनेशंस आप नोट डाउन कर सकते हैं।
ठीक ना, ये एक बेसिक टर्म्स हैं जो हमें पढ़नी होती हैं। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पे आपको देखिए दिख रहा है बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री डील्स विद द स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ सेल। बायो मीन्स होता है लिविंग, बायो मतलब लाइफ, लाइफ होती है लिविंग की, तो लिविंग कंपोनेंट में कौन कौन सी चीज़ें, उन सभी चीज़ों की स्टडी करना। तो देखिए लिखा है डील्स विद द स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ सेल्स एंड केमिकल प्रोसेसेस इन लिविंग बीइंग्स इज नोन एज बायोकेमिस्ट्री। क्लियर बेटा यहाँ तक? एंड लास्ट वन एनालिटिकल केमिस्ट्री। तो एनालिटिकल केमिस्ट्री डील्स विथ सेपरेशन, आइडेंटिफिकेशन एंड क्वांटिटेटिव डिटर्मिनेशन ऑफ द कंपोजिशन ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस। हर एक डिफरेंट सब्सटेंस मतलब जो सब्सटेंस है उन सभी को सेपरेट करना, आइडेंटिफाई करना, क्वांटिटेटिव डिटर्मिनेशन एनालिसिस करना क्वांटिटी के बेस पे कि कितनी क्वांटिटी में कौन सा सब्सटेंस है। अगर आप ये सारी चीज़ें प्रोसीड करते हो तो इस ब्रांच को हम बोलते हैं एनालिटिकल केमिस्ट्री। यहाँ तक सभी को कोई क्लियर है? किसी को कोई डाउट नहीं ना? चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं बेटा। ये तो होगी ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, यानी नेक्स्ट जो हेडिंग है आपकी मैटर, ठीक है ना। मैटर आपने पढ़ा है क्लास 9th में, आपने बेसिकली 2 चैप्टर 9 में पढ़े थे, मैटर इन आवर सराउंडिंग, मैटर अराउंड अस, प्योर। तो वहाँ पे बेसिक टर्म्स है वो मैं केवल डिस्कस करूँगा आपसे, बाकी मैं सीधे कॉन्सेप्ट में आऊँगा जो मेन हमें पढ़ना है। तो मैटर, व्हाट इज मैटर? आपने पढ़ा है एवरीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज़ मास। कोई भी ऐसी चीज़ जो स्पेस ऑक्यूपाई करे, उसका कुछ मास हो, उसी को हम क्या बोलते हैं बेटा? मैटर। ये तो डेफिनेशन आप लिख सकते हो, एवरीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज़ मास इज कॉल्ड मैटर। अच्छा, मैटर को अगर मैं फिजिकली और केमिकली डिवाइड करूं, फिजिकल क्लासिफिकेशन एंड केमिकल क्लासिफिकेशन, तो अगर मैं मैटर को क्लासीफाई करूं बेटा फिजिकल क्लासिफिकेशन एंड केमिकल क्लासिफिकेशन के बिहाफ पे, तो आपको पता है मैटर को फिजिकली अगर हम देखें तो मैटर की 3 स्टेट होती है। कौन कौन सी? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। और क्लासिफिकेशन अगर हम केमिकल प्रॉपर्टीज की बेसिस पे देखें तो देखिए मैटर की 3 स्टेट आपको पता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। क्लियर ना बेटा? ये 3 स्टेट आपने ऑलरेडी पढ़ रखी है, मैं इस पर डिस्कस नहीं करूंगा, ये आपने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा है। मैं केवल एक बेसिक एक बार आपको रिवाइज कर रहा हूँ, वो सारी चीज़ें रिकॉल हो जाए बस। केमिकल क्लासिफिकेशन की बेसिस पे अगर मैं देखूँ तो आपको 2 चीज़ें इसमें मिली थी बेटा। एक होता है प्योर सब्सटेंस और एक होता है बेटा मिक्सचर। अगर प्योर सब्सटेंस में देखें तो आपको 2 चीज़ें मिलेंगी, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। और अगर मिक्सचर में देखें तो यहां भी 2 चीजें आपको मिलेंगी, होमोजेनस मिक्सचर और हेट्रोजीनस मिक्सचर। होमोजेनस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनस मिक्सचर, ये 2 चीजें आपको मिलेंगी। अगर हम एलिमेंट्स की बात करें तो एलिमेंट्स में आपने पढ़ा था मेटल, सेकंड पढ़ा था नॉन मेटल या फिर मेटलॉइड, आपने ये भी डिस्कस किया रहा होगा। कंपाउंड्स में आपने क्या क्या पढ़ा? ऑर्गेनिक कंपाउंड और इनऑर्गेनिक कंपाउंड। तो एक बार फिर से देख लो, मैटर डेफिनेशन आपने समझ ही लिया, एवरीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास इज कॉल्ड मैटर। मैटर को अगर हम फिजिकली डिवाइड करें तो फिजिकली कितनी स्टेट होती है मैटर की? 3 स्टेट, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। और अगर हम केमिकली इसको डिस्कस करें केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे, तो मैटर को केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस में 2 पार्ट में डिवाइड होगा, दैट इज प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर। प्योर मिक्सचर में आपको 2 चीज़ें मिलेंगी, होमोजीनस और हेट्रोजीनस। प्योर सब्सटेंस में पहला कौन सा होगा? एलिमेंट, दूसरा कौन सा होगा? कंपाउंड। अच्छा, एलिमेंट्स में कौन कौन से कितने टाइप के एलिमेंट्स मिलेंगे? मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड। नोबल गैस वगैरह पढ़े हमने पीरियोडिक टेबल में, उतना हमें डिस्कस नहीं करना, केवल बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लें। कंपाउंड्स में आपको पता है इनऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। यहाँ तक सबको क्लियर है? सब अपना रिस्पॉन्स ज़रूर दीजिएगा बेटा, वॉइस मैसेज ज़रूर टाइप करिएगा। कहीं भी अगर कोई प्रॉब्लम होती है मेरी वॉइस में, मेरी पिक्चर क्वालिटी में, या फिर कहीं भी आपको कोई डाउट है तो मैसेज के थ्रू आप कंसल्ट कर सकते हो। क्लियर ना? आगे चलें।
ओके बेटा, तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। अब आपका चैप्टर स्टार्ट होता है जो हमें पढ़ना है, समझना है, ठीक ना, जिसका यूज़ हम आगे चल के करेंगे। तो फर्स्ट हेडिंग है लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, ठीक है ना बेटा। लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन ये आपकी फर्स्ट हेडिंग है। तो लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में हमें कुछ और भी टर्म्स पढ़नी है इसके अंडर में। तो फर्स्ट जो इसमें लॉ पढ़ना है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, इसको हम डिस्कस करेंगे, ठीक ना। तो लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में जो पहला है बेटा, लॉज ऑफ लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ये आपकी फर्स्ट हेडिंग है, ठीक ना। इस लॉ में क्या बताया, ये लॉ किसने दिया था, ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। इस लॉ को दिया था लैवोजियर ने, एंटोनी लैवोजियर ने, ठीक ना। तो गिवन बाई हम लिख सकते हैं यहाँ पे, गिवन बाई लैवोजियर, मैं स्पेलिंग कंफर्म कर लूँ, लैवोजियर, ठीक बेटा। इस लॉ में क्या बताया गया था कि जो मास ऑफ प्रोडक्ट है मास ऑफ प्रोडक्ट एंड मास ऑफ रिएक्टेंट, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होते। मतलब क्या था कि जितना रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट का मास है, वो रिएक्टेंट का मास जब रिएक्शन होना शुरू होगी तो प्रोडक्ट का मास उतना ही फॉर्म होगा जितना रिएक्टेंट कंज्यूम होगा, ठीक ना। मैं डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं, अगर आपकी डेफिनेशन मैं बताऊं तो आपकी स्क्रीन पे देखिए, आपको डेफिनेशन दिख रही है। क्या लिखा हुआ है, इन अ केमिकल रिएक्शन द मास ऑफ रिएक्टेंट कंज्यूम एंड द मास ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म इज सेम। मतलब रिएक्टेंट का जितना मास है, जितना रिएक्टेंट का मास कंज्यूम होगा उतना ही प्रोडक्ट फॉर्म होगा, ये दोनों वैल्यू हमेशा सेम होंगी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ बात करूँ एग्जाम्पल की, वापस से आप देखिए बोर्ड पे, कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स आउट क्या बनेगा बेटा, CO2, am I right? तो कार्बन और ऑक्सीजन ये दोनों यहाँ पे क्या है, रिएक्टेंट, और ये क्या है, प्रोडक्ट। अच्छा, कार्बन का मास कितना होता है, 12 ग्राम मान लो। ऑक्सीजन का मास कितना होता है, 16, तो 16 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 32। क्लियर। अगर मैं दोनों वैल्यू ऐड करूं तो कितने ग्राम होगा यहाँ पे, 44 ग्राम। मतलब 44 ग्राम कार्बन और ऑक्सीजन का मास अगर मैं दोनों ऐड करूं, ये रिएक्टेंट में है। अब प्रोडक्ट में देखिए, जब ये दोनों रिएक्शन कर जाएंगे, मतलब कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर लेगा, CO2 गैस का फॉर्मेशन होगा, तो CO2 का मास कितना है, कार्बन का मास 12 और ऑक्सीजन 16 इंटू 2 कितना हो जाएगा बेटा, 32 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 44 ग्राम। तो मास ऑफ प्रोडक्ट और मास ऑफ रिएक्टेंट हमेशा क्या होगा, सेम होगा। एम आई राइट? क्लियर यहाँ तक सभी को? अब इस पे बेस्ड क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, डेफिनेशन पॉज करके नोट कर लीजिएगा बेटा। साइंटिस्ट का नाम याद रखिएगा किसने दिया था इस लॉ को। तो इस पे बेस्ड क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं वो क्वेश्चंस करके देखते हैं, एक एग्जांपल करके देखते हैं, आपको लॉज समझ में आ जाएंगे। क्लियर यहाँ तक? चलिए, आपकी स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन दिख रहा है, मैं क्वेश्चन रीड कर रहा हूँ, सुनिएगा ध्यान से। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, इफ़ 6.3 ग्राम ऑफ NaHCO3, if 6.3 gram of NaHCO3 are added to 15 gram of CS3COOS solution, अगर हम 6.3 ग्राम NaOHCO3 मतलब बेकिंग सोडा, अगर इसको हम ऐड करें 15 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड में, द रेजिड्यू इज फाउंड इज वेट 18 ग्राम, जो रेजिड्यू है वो 18 ग्राम है। व्हाट इज द मास ऑफ CO2 रिलीज इन दिस रिएक्शन, CO2 का मास क्या होगा। क्लियर? चलिए वापस से बोर्ड पे जरा देखिएगा बेटा। वापस से जरा बोर्ड पे देखिए। हाँ, क्वेश्चंस पे आते हैं, ध्यान से देखना बेटा। मास ऑफ NaHCO3, मास ऑफ एसिटिक एसिड, मास ऑफ NaHCO3 कितना दिया है, 6.3 ग्राम।
अच्छा, मास ऑफ एसिटिक एसिड कितना दिया बेटा? 15 ग्राम। क्वेश्चन आपने आई थिंक नोट कर लिया होगा, 15 ग्राम। अच्छा, मास ऑफ रेजिड्यू कितना बताया गया था? मास ऑफ रेजिड्यू इज इक्वल टू 18 ग्राम। और आपसे पूछा गया मास ऑफ CO2 कितना होगा? CO2 क्वेश्चन मार्क। ये आपको चीज़ें गिवन है क्वेश्चन में, क्वेश्चन सॉल्व करिएगा, सीक्वेंस में करिएगा सॉल्व। क्लियर? तो जरा रिएक्शन फॉर्म करके देखते हैं। NaCO3 को मिलाया गया था एसिटिक एसिड में। देखो बेटा जरा, NaHCO3 प्लस एसिटिक एसिड, अगर मैं इन दोनों को ऐड करूं, आपको पता है ये दोनों रिएक्टेंट हैं। इसका अमाउंट कितना है? 6.3 ग्राम। इसका कितना है बेटा? 15 ग्राम। ठीक है। अच्छा, इन दोनों की रिएक्शन जैसे ही कराओगे तो आपको पता है सोडियम, ये एसिड है, एसिड कौन सा आयन प्रोड्यूस करता है? हाइड्रोजन आयन। ये सोडियम कौन से आयन को यहाँ से डिस्प्लेस करेगा? हाइड्रोजन को। जैसे यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा, आपको पता है ये H और ये H, देखो यहाँ सोडियम निकला, यहाँ आगे पहुँच जाएगा, ये क्या बन जाएगा? CH3COONA। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? सोडियम ने हाइड्रोजन को उसकी पोजीशन से डिस्प्लेस किया तो सोडियम यहाँ पहुँच गया, ये हो गया CH3COONA। अच्छा, ये H और ये H क्या हो जाएंगे? H2। और इसमें से एक ऑक्सीजन, CO3 में से एक ऑक्सीजन क्या बन जाएगा बेटा? H2O। क्या बन जाएगा? H2O। अब बताओ यहाँ क्या बचा होगा? एक ऑक्सीजन अगर निकल गया तो क्या बचा होगा? CO2। इसका मतलब रिएक्शन में CO2 गैस फॉर्म हो रही थी। क्लियर यहाँ तक? यहाँ तक बात समझ में आई? चलो, अब आपसे कह रहे हैं रेजिड्यू का जो मास है, रेजिड्यू मतलब CO2 को छोड़कर जो बचा वही तो बचा रेजिड्यू। आपसे CO2 का ही मास पूछा गया है, तो CO2 को CO2 छोड़ दें अगर हम, तो हमारे पास जो बचा रिमेनिंग अमाउंट है वो यही दोनों है। इन दोनों का सम करने पे कितना अमाउंट दे रहा है बेटा? 18 ग्राम। 18 ग्राम। अब आपको पता है मास ऑफ रिएक्टेंट, अगर मास ऑफ रिएक्टेंट देखें टोटल तो कितना आ रहा है? 15 प्लस 6.3 कितना हो जाएगा बेटा? 15 प्लस 6 21.3 ग्राम। और आपको कितना दिया गया है? 18 ग्राम। तो बताओ, अगर मास ऑफ रिएक्टेंट में से इस मास को सब्ट्रैक्ट कर दें तो बचा अमाउंट किसका होगा? CO2 का। अरे कर सकते हैं। तो यहाँ क्या लिखेंगे? मास ऑफ CO2, मास ऑफ CO2 इज इक्वल टू मास ऑफ रिएक्टेंट कितना है बेटा? 21.3 माइनस 18 कितना आ जाएगा बेटा? कितना आ जाएगा? 3.3। क्लियर है सभी को? क्लियर यहाँ तक? कौशल जी समझ में आया बेटा यहाँ तक? एनी प्रॉब्लम? चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारी जो नेक्स्ट हेडिंग है बेटा, लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास आपका हो गया। एक क्वेश्चन और, एक क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा है। इस क्वेश्चन को आप खुद से ट्राई करिए, ठीक? पॉज करिए फिर खुद से ट्राई करिए। आपके स्क्रीन पे देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है 1.5 ग्राम ऑफ ईथेन, 1.5 ग्राम ऑफ ईथेन ऑन कंप्लीट कंबशन गिव 4.4 ग्राम ऑफ CO2 एंड 2.7 ग्राम ऑफ H2O। कह रहा सो दैट द रिएक्शन फॉलो लॉज ऑफ केमिकल कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। फिर से सुनिएगा, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, पॉज करके आप क्वेश्चन नोट कर लो और मेरी बात ध्यान से सुनना। 1.5 ग्राम ऑफ ईथेन है जिसको कंप्लीटली बर्न किया गया है 4.4 ग्राम ऑफ CO2 से। बर्न करने पर बर्न किया गया जिसमें 4.4 ग्राम ऑफ CO2 एंड 2.7 ग्राम ऑफ H2O का फॉर्मेशन हुआ है। आई एम सॉरी, 4.4 ग्राम ऑफ CO2 एंड 2.7 ग्राम ऑफ H2O का फॉर्मेशन हुआ है। कह रहा है सो दैट द रिएक्शन फॉलो कंजर्वेशन ऑफ मास। क्या ये रिएक्शन कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कर रही है? ये आपको बताना है। क्या ये रिएक्शन कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कर रही है? इसको पॉज करिए और पहले आपको मैं 2 मिनट दे रहा हूँ, आप सॉल्व करिए फिर मैं बताता हूँ। चलिए बेटा, आई होप आपने सॉल्व किया होगा। चलिए एक बार मैच करके देखिए। कौशल जी ध्यान से देखिएगा बेटा। चलिए पहले रिएक्शंस लिख लेते हैं। रिएक्शन क्या कह रहा था? ईथेन को कंप्लीटली कंबशन किया गया है।
ईथेन का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, C2H6। क्लास 10th लेवल पे आपने चैप्टर पढ़ा था कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, तो ये चीज़ें पढ़ी होंगी, ईथेन मीथेन का फॉर्मूला, ये तो इतना तो याद ही होगा आपको। ईथेन को बर्न किया गया, बर्न करने के लिए क्या चाहिए होगा, ऑक्सीजन। अच्छा, बर्न करने पे जो चीज़ प्रोड्यूस हुई है वो है CO2 प्लस क्या प्रोड्यूस हुआ है बेटा, वाटर। ईथेन कितना ग्राम था, मैं क्वेश्चन देख लूँ एक बार। ईथेन का अमाउंट था 1.5 ग्राम, 1.5 ग्राम। वो CO2 का अमाउंट था 4.4 ग्राम, और ये कितना था बेटा, 2.7 ग्राम। आपसे कह रहा है इसका अमाउंट कितना होगा, ठीक, अमाउंट कितना होगा, मतलब आपको तो ये प्रूव करना है ना कि ये रिएक्शन कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कर रही है कि नहीं कर रही है। तो ये कैसे पता चलेगा, इनका सम और इसका सम दोनों एक दूसरे के इक्वल होना चाहिए, मतलब इनडायरेक्टली आपको ये वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तभी तो कर पाओगे। तो सबसे पहले क्या करना होगा, इस टाइप के क्वेश्चंस को क्या करना है, पहले इसे बैलेंस करना होगा। अब इसे बैलेंस करना कैसे, रिएक्शन अभी अनबैलेंस है, इसको बैलेंस करिए। बैलेंस क्या करना है, कार्बन यहाँ 2 टाइम्स है, यहाँ पे 1 टाइम्स है, हाइड्रोजन 6 टाइम है, वहाँ हाइड्रोजन 2 टाइम्स है, ऑक्सीजन यहाँ 2 है, यहाँ 2 + 1 3 है। इसे बैलेंस कर लो बेटा। तो बैलेंस करने के लिए मैंने इसे 2 कर दिया, 2 2 = 4, इसको मैंने कर दिया 4। कार्बन बैलेंस हुआ, ध्यान से देखना, कार्बन 2 2 = 4, ये देख 4 कार्बन बैलेंस हो गया कार्बन। और अब हाइड्रोजन देखो, 2 6 = 12, और यहाँ कितने हैं 2, इसको क्या करो 6 से मल्टीप्लाई, 6 2 = 12, हाइड्रोजन बैलेंस। कार्बन पहले ही बैलेंस हो गया था। ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन, यहाँ देखो 4 2 = 8 और 6 ये और 4 2 = 8 14, तो ये क्या कर दो 7 ऑक्सीजन, मतलब 7 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, मतलब ये रिएक्शन प्रॉपर्ली अब बैलेंस है, एक बार आप चेक कर लीजिएगा। क्लियर ना यहाँ तक। अच्छा, अब आपको पता है 2, सबसे पहले रिएक्शन पूरी रिएक्शन बैलेंस कर लिया। अब इसका मोल्स निकाल लो ईथेन का। तो बेटा मोल्स क्या होता है, मोल्स को हम लिखते हैं N से, इज इक्वल टू होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास, गिवन मास अपॉन मोलर मास, गिवन मास अपॉन मोलर मास, ये इसका फॉर्मूला होता है बेटा, ठीक ना। चौक खत्म हो गई, जस्ट 1 मिनट, चौक 1 मिनट बेटा, बस हो गया। मोल्स का फॉर्मूला होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास, मोल्स को लिखते हैं स्मॉल n से। तो मोल्स ऑफ ईथेन C2H6 इज इक्वल टू, गिवन मास कितना दे रखा है आपको 1.5 ग्राम। अच्छा, मोलर मास ईथेन का कितना होता है, तो आपको पता है मोलर मास कितना होता है, एक कार्बन का 12 होता है, 2 कार्बन कितना हो जाएगा 24, और एक हाइड्रोजन का 1 होता है 6 हाइड्रोजन कितना होगा 6, तो 12 2 = 24 प्लस 6 कितना हो जाएगा बेटा 30, 12 2 = 24 प्लस 6 30, यानी इसका मोलर मास कितना होता है 30। ठीक है, इस पॉइंट को हटाइए, ये हो जाएगा 15/300, 15 1 = 15, 15 2 = 30 और 0 ऐड कर दीजिए, यानी वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा 1/20, यानी कितना हो जाएगा ये 0.05 मोल। एम आई राइट? यहाँ तक समझ में आया, ये निकल आया इसका मोल। अब सुनना ध्यान से, बताओ यहाँ कितना लिखा है 2 मोल्स ऑफ ईथेन के लिए कितने मोल चाहिए थे ऑक्सीजन के, 2 मोल्स ऑफ ईथेन कितना चाहिए 7 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन। तो बताओ 0.05 मोल्स ऑफ ईथेन कितना चाहिए होगा 7/2 इंटू, ये किसकी वैल्यू है 1/20, 1/20, 22 सा कितना हो जाएगा बेटा 40, मतलब 7/40 ऑफ ऑक्सीजन। क्लियर है यहाँ तक क्लियर है। अब आपको क्या करना है, किसका मास बताना है, ये आपने मोल्स निकाला है, आपको क्या बताना है मास। बताओ मोल्स इज इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास, मास अपॉन मोलर मास। तो बताओ मास इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, मास इज इक्वल टू हो जाएगा मोल्स इनटू मोलर मास। बोल बेटा, क्लियर ना। तो मोल्स कितना निकाला आपने 7/40 इंटू कितना मोलर मास कितना, बताओ ऑक्सीजन का मोलर मास, एक ऑक्सीजन का 16 होता है, 2 ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा 32, कितना हो जाएगा 32
8 4 जा 32, 8 5 जा 40, ये कितना हो जाएगा 7 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 5, तो 7 इंटू 4 कितना आ जाएगा 28 डिवाइडेड बाई 5, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, नियर अबाउट 5.6 ग्राम। अब ऐड करके देखो, इसकी वैल्यू 5.6 ग्राम है। अब ऐड कर लो 1.5 प्लस 5.6 कितना हो जाएगा 516, 6 प्लस 5 11, 7.1, यहाँ ऐड कर लो, यहाँ भी ऐड कर लो 4.4, इसको ऐड करो 1.5, 5.6, तो 5 1 6, इसको ऐड कर लीजिए, आपका ये दोनों सम आना चाहिए। तो ये रिएक्शन इसको फॉलो कर रही है, मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कर रही है। क्लियर ना बेटा? ठीक, अरे ऐड करके देख लो भाई। 4 + 2 कितना हुआ 6, और 4 + 7 कितना हुआ 11, यानी 1 इसमें ऐड होगा तो कितना हो जाएगा 7.1, और इसको ऐड कर लो, ये भी वही आएगा। क्लियर बेटा? यहाँ तक समझ में आया सभी को? क्लियर है कौशल जी?